Welcome to the CCL Minor Gut podcast series. Today we have Professor Dr. Israr Abdul, Professor of Medicine, Me Hospital. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि माइनर गट कनेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, अल्टीमेट कंट्रोल हर चीज़ का दिमाग में है. हमें पता है कि अगर हम हाथ में कप पकड़ा हुआ है तो ये भी हमें एक सिग्नल दिमाग से आया और हमने हाथ को इस तरह से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो इस कप को पकड़ा हुआ है चाय पीने के लिए. तो अल्टीमेट कंट्रोल हर चीज़ का, हर ऑर्गन का, हर सिस्टम का ब्रेन में सेंटर है. तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिसमें स्पेशली गट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदा, खुराक की नाली, खाने की नाली तक, ये सिग्नल्स ले रही है हमारे दिमाग से. उसकी बड़ी मिसाल इस तरह से देखेंगे कि किसी को खुदा ना खास्ता कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले तो एकदम से उसको बाज़ का खाने की हाजत हो जाती है. उसकी क्या वजह है? उसने खाने पीने की बेहतियाती तो नहीं की. वो सिग्नल एकदम से डिस्चार्ज ऐसा हुआ है कि जिसने आंतों को शॉक कर दिया है और एकदम से उनकी हरकत तेज़ हो गई है और पखाने की हाजत होगी. उससे क्या पता चला कि दिमाग से सिग्नल ओरिजिनेट हुआ जो आंतों पे पहुंचा और आंतों ने एक्शन किया और उसके हमें जो ज़ाहिर उसके अलामात आए. तो ये सिग्नल्स जो हैं बाज़ औक़ात नॉर्मल होते हैं, बाज़ औक़ात एबनॉर्मल हो जाते हैं. और जब ये एबनॉर्मल लंबे अरसे तक रहें तो फिर वो मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस, मुख्तलिफ अलामात के साथ, कभी वो आंतें स्लो हरकत करती हैं, कभी तेज़ करती हैं, कभी उसमें खिंचाव आ जाता है. तो अल्टीमेटली ये बेसिकली एक कनेक्शन है दिमाग का आंतों के साथ, और ये कनेक्शंस के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सर आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, यूजुअली आपके पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं ऐसे GAFD के साथ होते हैं, IBS के साथ होते हैं. उसमें सर कितने % पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस एंजाइटी के साथ GAFD डिस्टर्ब होने की वजह से आपके पास आ रहे होते हैं? देखिए, स्ट्रेस एंजाइटी मैनिफेस्ट करती है मुख्तलिफ अलामात की तरफ से. उसको कहते हैं सोमैटिक कंप्लेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या सोमाटाइजेशन कह लें. उसमें आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि एंजाइटी मैनिफेस्ट कर रही होती है सिम्टम्स के साथ. बाज़ औक़ात सिम्टम्स में भूख की कमी, भूख की ज़्यादती, एकदम से खाने की ज़्यादा तलब होना, पतले खाने, कब्ज़ की कैफियत होना, पेट का फूलापन, पेट का डिस्कम्फर्ट, और इन सब का ओरिजिन बेसिकली आंतों में नहीं हो रहा होता. इसका वो सिग्नलिंग इश्यूज होते हैं जो दिमाग से आंतों की, जो ब्रेन से आंतों की तरह सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उसका रिदम जो है वो डिस्टर्ब जब होता है. और याद रहे कि दिमाग से जब एक सिग्नल निकलता है आंतों की तरफ जाता है तो उसमें ये सिग्नल्स जो हैं मुख्तलिफ पाथवेज से होते हुए न्यूरॉन्स और के उनसे जो सिग्नलिंग हो रही होती है केमिकल्स के ज़रिए हो रही होती है. वो केमिकल्स का इम्बैलेंस जो है वो आंतों की बेतरतीब हरकत की सूरत में मैनिफेस्ट होता है. तो हमारे माशरे में जहाँ एंजाइटी, स्ट्रेस का एलिमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गया है और वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल और इस मुश्किल माशरे में हर बंदा बेशुमार तफक्कुरात का शिकार है. तो उसमें रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ क्लिनिक कि आप टर्शी केयर में बैठे हैं, आप GP शिप कर रहे हैं, आप किसी भी स्पेशलिटी में बैठे हैं, एंजाइटी रिलेटेड डिस्टर्बेंस जो है वो आप हर फील्ड में देखते हैं. मतलब हमारे यूरोलॉजिस्ट दोस्त कहते हैं कि यूरिनरी सिम्टम्स के साथ लोग ज़्यादा आ रहे थे. हमारे साइकेट्रिस्ट दोस्त कहते हैं कि वो अल्टीमेटली प्योर साइकेट्री सिम्टम्स के अलावा कुछ और उसको एंजाइटी रिलेटेड पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं. बाज़ औक़ात उसे कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे होते हैं कि पैल्पिटेशंस की एक बड़ी रीज़न्स दिमाग का, सोच का, महवर का बदलना होता है. तो ये हर स्पेशलिटी में, हर लेवल के क्लिनिक पे, चाहे वो टर्शी केयर है, हॉस्पिटल है, GP है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसमें एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स खास तौर पे यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा. सर यूजुअली गट जो डिस्टर्ब हो रहा होता है वो स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा होता है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्या गट डिस्टर्ब होने से भी स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है? देखिए, किसी भी सोमैटिक डिजीज़ में, इसमें किसी भी ऑर्गेनिक डिजीज़ में पर से इसमें ख़ास हद तक बीमारी आ गई होती है जिसम पे और हावी हो रही होती है, उसमें
क्रॉनिक डिजीज़ ख़ास तौर पे जिस तरह जॉइंट डिजीज़ हैं, जिस तरह खुदा ना खास्ता किसी को किडनी डिजीज़ है, उसमें रिएक्टिव डिप्रेशन या रिएक्टिव एंजाइटी भी एक फिनोमेना है। उसमें यह है कि बीमारी है, ऑर्गेनिक मौजूद है और उसकी मैनिफेस्टेशंस भी हैं और उसके असरात के तौर पे बंदा दिमागी तौर पे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। यानी ये सेकेंडरी डिप्रेशन है, सेकेंडरी टू डिजीज़ प्रोसेस है। ये पर से डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये उसका डिजीज़ प्रोसेस असल में इतना ज़्यादा उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है कि वो उसका शिकार हो। सर आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रीअश्योरेंस है। फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर या फंक्शनल वॉल डिसऑर्डर, जिसकी आईबीएस आपने कॉमन सी मिसाल दी, उसमें एक कॉम्बो है चीज़ों का। उसमें सबसे पहले तो एक पेशेंट्स लिसनिंग है। अगर एक डॉक्टर आराम से मरीज़ की बात सुन लेता है तो उसका बहुत सारा मसला हल हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी पैगाम जो इस प्लेटफॉर्म से मैं देना चाहूँगा कि एक पेशेंट है जो कि आईबीएस का पेशेंट है या फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर का पेशेंट है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस दफ़ा जब वो आया है तो उसी कंप्लेंट की कंटिन्यूएशन में आया है। हो सकता है उसको इस वक्त जो एब्डोमिनल पेन हो रही है वो दर्द, उसको पित्ते की दर्द हो रही हो, इस वक्त जो उसको दर्द हो रही है अपेंडिक्स की दर्द हो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आईबीएस के पेशेंट को अपेंडिक्स नहीं हो सकती, आईबीएस के पेशेंट को आंतों में रुकावट नहीं हो सकती, या पित्ता या गुर्दे की दर्द नहीं हो सकती। तो इसलिए हर पेशेंट को जैसे ही वो दाखिल होता है, क्योंकि फैमिली प्रैक्टिस के लेवल पे हमें या कंसर्न क्लिनिक के लेवल पे भी ओवर द ईयर जब वो आ रहा होता है तो हमें पता होता है कि ये तो वही पेशेंट है जिसको फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर है, उसके पास 2 सफ़े पहले से लिखे होते हैं कंप्लेंट्स के। तो आते ही उसको लेबल कर देना कि यार ये तो उसी तरह के मसलों के साथ आया है और हम उसको एग्जामिन ना करें, ये क्रिमिनल होगा। क्योंकि हर दफ़ा एक थॉरो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन बॉटम लाइन है। क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा उसे गुर्दे की दर्द हो रही हो सकता है इस वक्त उसे अपेंडिक्स हो, जिसको हम समझें कि यार ये ज़हनी तौर पे शायद कुछ अपसेट है, एंजाइटी का शिकार है। तो थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री उसकी थोड़ी सी ज़रूर सुने, और अगर वो वार्निंग साइंस हैं तो उसको ज़रूर डेमोन्स्ट्रेट करें। वार्निंग साइन क्या हो सकते हैं? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर उस आईबीएस के पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है तो आईबीएस नहीं है, कुछ और है। अगर उसको नॉकटर्नल सिम्टम्स आ रहे हैं कि रात को उसको अलामात उठना पड़ रहा है, नींद से उठ के उसको मोशन करना पड़ रहा है या उसको दर्द हो रही है, तो इसका मतलब है कि आमतौर पे ये आईबीएस के फंक्शन प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया को खून की कमी हो रही है उसको, उसके अलावा खून की कमी के अलावा पेट पे लंप हो रहा है, कोई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें लगा कि उसके पेट पे कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, इसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है, पखाने में खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, तो ये सारी अलामात वार्निंग साइंस है। ये बता रही है कि आईबीएस नहीं है, फंक्शनल डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ ऑर्गेनिक डिजीज़ है और हम कुछ चीज़ मिस करने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डीलिंग करते हुए सबसे पहले वार्निंग साइंस देखने, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसका थॉरो फिजिकल देखने कि कंडीशनल कोई बीमारी के साथ तो नहीं सफ़ा आ गया वो, और अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है तो रीश्योरेंस और मिनिमल मेडिकेशन। सर आप ऑडियंस को क्या टेक अवे मैसेज देंगे कि गट ब्रेन एक्सिस को कैसे डिस्टर्ब होने से प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारी जनरल ऑडियंस के लिए क्या आपका मैसेज होगा? देखिए, गट ब्रेन एक्सिस का डिसऑर्डर होना किसी के कॉन्शियस एफर्ट में नहीं, उसको रीश्योरेंस की ज़रूरत है, उसको अपने कंसर्न्स को, अपने फियर्स को डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर उसको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आया ये जो डिज़ीज़ है इसमें इस वक्त को वार्निंग साइन तो नहीं है, और जब वो पूरी तरह से कंफर्म कर देगा कि ऐसा नहीं है तो 3 पॉइंट उसको ज़रूर जहन में रखने चाहिए। एक तो ये कि इससे खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर ने बिगड़ के खुदा न खास्ता कैंसर नहीं बन जाना, टीबी नहीं बन जाना, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो प्रोग्रेसिव है, ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आगे बिगड़ जाना है या उसके साथ उसकी को खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी लिंक्ड है। ये बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस होती है, मरीज़ को बताने की ज़रूरत होती है कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ज़रूर थोड़ी बहुत सफ़र करती है, एपिसोड्स आती रहेंगी, और यू हैव टू लर्न हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। आपको उसके साथ जीना सीखते हैं। अगर आपको कोई पता है कि स्ट्रेस है और उस लेवल पे जाके मुझे हर दफ़ा एग्जाम से पहले डायरिया होता है, तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि हो सकता है हो, तो इसलिए उसका हल ढूंढ के रखें और उसकी होम रेमेडीज़ पे मिनिमल मेडिकेशन के साथ इसको डील करने की कोशिश करें। Thank you so much, Sam, for your time. Thank you for watching
Mind Uncut podcast series. Thank you so much.